नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन अब में स्वागत है। राष्ट्रीय एजुकेशन परिवार की प्रति आपका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। साथियों, मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलता हूं, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं, फालतू बकवास नहीं करता। तो साथियों, अपन जो बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, अपन ने पहले नगर नियोजन देख लिया था। आज सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में अपन चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको इनसे संबंधित तथ्यों को कुछ भी बाहर नहीं जाने दूंगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी बाहर जाने नहीं दूंगा। तो साथियों, क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो अगर राजनीतिक व्यवस्था की मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इनमें जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित जो वर्ग है, पुरोहित वर्ग का शासन पर प्रभाव देखा गया, तो साथियों ध्यान देना, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है, लेकिन जब वहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था या जो भी चीज़ें देखी गई, तो उसके आधार पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुरोहित वर्ग का शासन वर्ग देखा गया। मतलब कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजनीतिक व्यवस्था है यानी कि जो शासन व्यवस्था है, उसमें पुरोहित वर्ग का शासन प्रभाव देखा गया। किसका देखा गया? पुरोहित वर्ग का शासन प्रभाव देखा गया। साथियों ध्यान देना कि स्टुअर्ट पीगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो साथियों ध्यान देना कि वो कौन थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। वो थे स्टुअर्ट पीगट। कौन थे? स्टुअर्ट पीगट। साथियों, स्टुअर्ट पीगट ने अत्यंत केंद्रीकृत शासन माना और ये कहा कि शासन पुरोहित वर्ग के हाथ में था। मतलब स्टुअर्ट जो पीगट है, उसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी मानी, लेकिन साथ में स्टुअर्ट पीगट ने अत्यंत केंद्रीकृत शासन माना। कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह भी बताया कि जो शासन था वो पुरोहित वर्ग के हाथ में था। और साथ ही जो व्हीलर है, व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन माना। क्या माना था? व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन माना। और साथ में ही जो व्हीलर है, व्हीलर ने धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। साथियों, जो हंटर है, हंटर ने मोहनजोदड़ो का जो शासन है, मोहनजोदड़ो का जो शासन, हंटर ने मोहनजोदड़ो का शासन
शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक माना। तो जो हंटर है, हंटर ने मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक ना होकर क्या माना, जनतंत्रात्मक माना। तो साथियों पहले इसका रिवीजन हो जाए ताकि आगे बढ़े। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की अपन जो पढ़ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ पे शासन कैसा रहा होगा, क्योंकि जो शासन होता है, जो शासन किया जाता है वही राजनीतिक व्यवस्था होती है, क्योंकि वही देश को चलाती है। तो वहाँ पे क्या है, जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो किन के हाथ में थी, पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, क्योंकि पुरोहित वर्ग का शासन पे प्रभाव देखा गया था। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो शासन व्यवस्था है वो इनके पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। तो साथियों आगे अगर अपन बात करें, स्टुअर्ट पीगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को क्या कहा था, विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो जुड़वा राजधानी किसने कहा, स्टुअर्ट पीगट ने। और क्या कहा कि जो मोहनजोदड़ो वो हड़प्पा है वो एक विस्तृत यानी बड़े साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानी। अगर बात करें, स्टुअर्ट पीगट ने ही अत्यंत केंद्रीकृत शासन माना था। मतलब कहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का अत्यंत केंद्रीकृत शासन किसने माना, स्टुअर्ट पीगट ने। और ये भी कहा कि यहाँ पे जो शासन था वो पुरोहित वर्ग के क्या था, हाथ में था। अगर अपन बात करें व्हीलर की, तो व्हीलर ने ये माना, व्हीलर के अनुसार या व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन माना। और व्हीलर ने धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया। साथियों जो हंटर था, हंटर ने मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक ना मानकर क्या माना था, जनतंत्रात्मक माना। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों अगर मैं आगे बात करूं तो जो मेके के अनुसार जो मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। मतलब ये किसने माना कि एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में मोहनजोदड़ो का शासन था, वो माना है मेके ने। जो एस आर राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व की महान साम्राज्य की क्या दी, संज्ञा दी। साथियों एल बासम ने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय माना। साथियों अब मैं एक बार इसका रिवीजन करा दूं ताकि अपन आगे बढ़ें। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सामाजिक जीवन की। तो मेके के अनुसार, किसके अनुसार, मेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो एक प्रतिनिधि के शासक के हाथ में था। और AR राव ने, किसने, AR राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। तो साथियों एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में मतलब हड़प्पा सभ्यता का शासन था, ये किसने माना, मेके ने। और अगर अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा किसने दी, वो दी थी SR राव ने। और अगर अपन बात करें कि AL बासम ने इतिहासकार AL बासम ने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति कैसी मानी, धर्मतंत्रीय। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब साथियों
अब जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में। अब सामाजिक जो जीवन के बारे में देखते हैं कि वो लोग वहाँ शासन मतलब कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक, तो अपन देखने जा रहे हैं साथियों। वहाँ क्या था कि जो मोहरें थी, मोहरें मोहरें हाँ, मोहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ पर शासन, यहाँ पर जो सत्ता है, यह जो शासन है, यह जो समाज है, यहाँ पर शासन या समाज एक ही बात है, समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। तो साथियों ध्यान देना कि यह हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। किस आधार पे अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे शासन मात्र सत्तात्मक था? क्योंकि वहाँ पे जो मोहरें मिली है, उन मोहरों पर जो चित्र था वो मातृ देवी का चित्र था, और अगर वहाँ पे जो मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली है, उन्हीं के आधार पर अपन ये मान सकते हैं, यह आकलन लगाया गया है कि यहाँ पे जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे जो समाज था, अब जो समाज जिन वर्गों में बटा हुआ था वो थे, एक तो पुरोहित, क्या थे पुरोहित, एक व्यापारी, हाँ पुरोहित व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। क्या था? पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक, इन वर्गों में विभाजित था। लेकिन जो इतिहासकार बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो 4 वर्गों में, किसमें? 4 वर्गों में बटी हुई थी। नंबर 1, जो 4 वर्ग थे ना साथियों, वो थे, एक तो थे विद्वान, दूसरा है योद्धा, और तीसरा है व्यापारी, और एक श्रमिक। क्या थी? श्रमिक। साथियों अपन बात करें, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इनको रिवीजन करवा दूं। जो हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था, वो क्या था कि मोहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ जो समाज था वो मातृ समाज था, मातृ समाज के दिया मातृ सत्तात्मक समाज था। अगर अपन समाज को एक नॉर्मल दृष्टि से देखें तो ये जो जिन वर्गों में बटा हुआ था वो पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिकों में बटा हुआ था। लेकिन जो हड़प्पा का जो 4 वर्गों में इतिहासकारों ने जो डिवाइड किया है वो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों अपन देख रहे थे कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में देख रहे थे। सामाजिक जीवन के बारे में, और अपन ने देख लिया था कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। अगर अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। कैसे थे? शांति प्रिय, मतलब युद्ध प्रिय नहीं थे वो। कैसे थे? शांति प्रिय थे। अपन देखें कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे।
दोनों प्रकार के थे। तो लोग कैसे थे? एक तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, ये युद्ध प्रिय नहीं थे। और अगर अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी थे या मांसाहारी, तो वो दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी दोनों प्रकार के थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। मतलब सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। ये तो हो गई वस्त्र की बात। और अगर बात करें आभूषणों की, जो आभूषण अगर कौन कौन पहनते थे, तो जो आभूषण थे हड़प्पा सभ्यता में वो मतलब आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्री व पुरुष दोनों, मतलब जो आभूषण कौन कौन धारण करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे क्या, आभूषण। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं कि देखो कोई भी अगर समाज है या कोई भी सभ्यता क्यों ना हो, सब एक मनोरंजन का साधन तो अपनाते ही हैं। तो जो अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, क्योंकि वो सामाजिक जीवन में ही आता है। तो जो मनोरंजन थे, वो लोग मनोरंजन कैसे करते थे साथियों? ये लोग पासे का खेल, शतरंज, नृत्य व पशुओं की लड़ाई, मतलब ये लोग मनोरंजन किससे करते थे? एक तो खुद पासा खेलते थे या शतरंज खेलते थे या नृत्य या पशुओं की लड़ाई से ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। साथियों जो लोथल है, लोथल से खेलने का बोर्ड मिला। भाई लोथल से खेलने का बोर्ड मिला, जिसके आधार पे तो अपन कह सकते हैं कि ये लोग शतरंज खेलते थे। भाई लोथल से तो खेलने का बोर्ड मिला, और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां मिली। शतरंज में जिन गोटियों का प्रयोग करते हैं ना, तो भाई लोथल से तो खेलने का बोर्ड मिला है और मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां मिली। इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वहां के लोग पासा खेलते थे या शतरंज खेलते थे। साथियों हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से टेराकोटे का मुखौटा मिला है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटे का क्या मिला है? मुखौटा मिला है। अब साथियों अपन बात करते हैं कि यहाँ के लोग जो सवादान थे, सवादान 3 प्रकार का था। कितने? 3 प्रकार का। तो 3 प्रकारों में एक तो था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है दाह संस्कार। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान या अंतिम जो क्रिया करते थे या अंत्येष्टि जो संस्कार थे, वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। साथियों ध्यान देना कि हड़प्पा जो सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? वो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। मतलब शांति प्रिय थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अगर बात करें कि वहाँ पे वस्त्र कैसे मिले, सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र मिले। जो आभूषण थे, तो आभूषण क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे आभूषण।
अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे, तो ये पासे का खेल खेलते थे, इसके अलावा शतरंज खेलते थे, नृत्य से अपना मनोरंजन करते थे और पशुओं को आपस में लड़ाकर ये अपना मनोरंजन करते थे। साथ ही ध्यान देना कि अपन किस आधार पे माने कि ये लोग पासा खेलते थे, तो इनका अपने पास में कुछ मिलना जरूरी है, यानी कुछ अवशेष ऐसे मिले हों। तो आप ध्यान देना कि लोथल से खेलने का बोर्ड मिला, जो पासा खेलने का या शतरंज खेलने का जो बोर्ड था वो कहाँ से मिला? लोथल से मिला। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां, शतरंज में अपन गोल गोटियां देखी हैं, ऐसे चतुष्कोणीय या पासे भी चतुष्कोणीय होते हैं, तो वैसे कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय क्या मिली? गोटियां मिली। ध्यान देना आप साथियों। जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से टेरीकोटे का क्या मिला? मुखौटा मिला है। साथियों यहाँ पे अगर अपन बात करें सामाजिक जीवन की, तो सबसे जो लास्ट में कोई क्रिया होती है तो वो होती है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार। तो वो कितने प्रकार का था? वो 3 प्रकार का था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब जो अपन दाग लगाते हैं ना, जलाते हैं, उसको दाह संस्कार कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का था। तो साथियों अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अपन अब जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन करेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। साथियों ध्यान देना कि धार्मिक जीवन का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे, किन किन की नहीं, या उनका जो संस्कृति थी कैसी थी, धार्मिक धर्म से संबंधित, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों ध्यान देना कि ये यहाँ के जो लोग थे वो मातृ देवी, पुरुष देवता, पुरुष देवता से संबंधित मतलब पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा, प्रकृति की पूजा। ये लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि की पूजा, वो वृक्ष पूजा, वो प्रकृति की ये पूजा करते थे। साथियों ध्यान देना कि अगर अपन बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा ये किसकी पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी की पूजा सबसे ज्यादा ये लोग करते थे। साथियों ये जो मातृ देवी है ना, इस मातृ देवी को मार्शल ने, किसने? मार्शल ने क्या माना था? पृथ्वी माता। मातृ देवी को मार्शल ने क्या माना था? पृथ्वी माता माना था। साथियों ध्यान देना कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से, किससे? मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर, किस पर? एक मोहर पर एक चित्र मिला। क्या मिला? चित्र। यह जो चित्र बना हुआ था वो क्या है? 3 मुख वाला, 3 मुख वाला चित्र था। 3 मुख वाला व्यक्ति का चित्र जो ध्यान की अवस्था में बैठा था। अवस्था में बैठा था। मतलब जो मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली, तो एक मोहर पर क्या स्थिति थी कि एक व्यक्ति था जो ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था, एक पुरुष ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था। उस मोहर पे जो चित्र बना हुआ था, और वो उसके कितने मुख थे? 3 मुख थे। साथियों जो ये थे, तो इनके सिर पर कितने सींग थे? 3 सींग थे। साथ में अगर बात करें तो 6 पशु उसके आए दाएं मतलब बैठे हुए थे। कितने पशु बैठे हुए थे? 6। कितने बैठे हुए थे? 6 पशु बैठे हुए थे। साथियों इसकी बात करें जो पशु बैठे हुए थे, उन पशुओं में बाईं ओर
गेंडा वो भैंसा था, मतलब बाईं ओर क्या था, गेंडा और भैंसा। और अपन अगर बात करें दाईं ओर, दाईं ओर जो थे, एक तो था हाथी और एक था चीता। कितना क्या था, दाईं ओर हाथी और चीता। तथा अगर अपन बात करें सामने की, सामने की तो सामने थे दो हिरण। क्या थे, दो हिरण। और अगर अपन बात करें कि ये जो मोहर पे जो व्यक्ति था, इसको जो मार्शल ने इसे आदि शिव कहा। क्या कहा, मार्शल ने इसे आदि शिव कहा। आदि शिव का इसे पशुपति नाथ माना गया। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिवाइज कर लें। साथियों, अपन बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। साथियों, यहाँ के जो लोग थे वो जो पूजा करते थे, वो मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपतिनाथ, वो लिंग योनि की क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके साथ में वृक्ष पूजा और प्रकृति की पूजा भी करते थे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पूजा किसकी करते थे, तो सबसे ज़्यादा पूजा करते थे वो मातृ देवी की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे। जो मार्शल था ना साथियों, जो मातृ देवी थी, उस मातृ देवी को मार्शल ने क्या माना था, पृथ्वी देवी। क्या माना, यानी पृथ्वी देवी या पृथ्वी माता। अब मैं आप मतलब बात करना चाहता हूँ कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली, उस मोहर पर, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली, और उस मोहर पे क्या है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष बैठा हुआ था, जिसके तीन तो क्या थे, मुख। क्या थे, तीन मुख थे। और वो किस अवस्था में बैठा हुआ था, ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था। और वो ध्यान की अवस्था में जब बैठा हुआ था, तो उसके जो तीन जो सिर थे, उन तीनों, उनके उस पर एक एक सींग, यानी कि तीन सींग थे। और अगर अपन बात करें कि उस व्यक्ति के चारों तरफ 6 पशु बैठे हुए थे। क्या, 6 पशु बैठे हुए थे। अगर मैं बात करूं कि जो बाईं ओर भैंसा, मतलब गेंडा और भैंसा बैठा हुआ था, दाईं ओर हाथी और चीता, और सामने 2 हिरण थे। तो जो इसे ही अपन ने पशुपतिनाथ माना। और अगर अपन बात करें कि जो मार्शल था, उस मार्शल ने इसे आदि शिव का, मार्शल ने इसे क्या माना, आदि शिव कहा है। इसे ही पशुपतिनाथ माना जाता है। तो दाईं ओर क्या थे, हाथी चीता, और सामने क्या थे, 2 हिरण। और अगर अपन बात करें बाईं ओर की, तो गेंडा और भैंसा था। कितने मुख वाला था, 3 मुख वाला था व्यक्ति जो बैठा हुआ था। सींग कितने थे उसके, 3 सींग थे। तो साथियों, मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। साथियों, ध्यान देना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा के लोग पृथ्वी माता को उर्वरता की देवी मानते थे। मतलब पृथ्वी माता क्यों, या मातृ देवी, क्योंकि मातृ देवी को उन्होंने पृथ्वी देवी माना था, या पृथ्वी माता माना था, तो उसको क्या माना था, उर्वरता की देवी। साथियों, में अगर आपको बात करूं कि यहाँ पे जो कालीबंगा थी, कालीबंगा से क्या मिला था, अग्निकुंड। तो अग्निकुंड क्या था, यज्ञ की वेदी। इससे ये पता चलता है कि ये लोग यज्ञ करते थे, क्यों, है ना। और अगर मैं बात करूं आगे, जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह व सूर्य पूजा की जानकारी मिलती है, मतलब अगर अपन बात करें कि हड़प्पा के लोग पृथ्वी देवी को क्या मानते थे,
उर्वरता की देवी, और जो कालीबंगा थे, कालीबंगा से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिला है। तो उस अग्निकुंड के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग यज्ञ करते थे, वो अग्निकुंड को यज्ञ की वेदी माना जाता था। साथ ही ध्यान देना, जो हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल से क्या मिला, स्वास्तिक का चिन्ह। तो और सूर्य, या इसके अलावा सूर्य पूजा की जानकारी कहाँ से मिलती है, हड़प्पा स्थल से। साथियों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र, सबसे पवित्र वृक्ष किसको माना जाता था, पीपल को। किसको माना जाता था, पीपल को। सबसे पवित्र जो पक्षी था वो था बतख। क्या थी, बतख। बतख को अपन क्या बोलते हैं, फाख्ता। तो बहुत सी जगह ध्यान रखना, बतख नाम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, फाख्ता। तो सबसे पवित्र वृक्ष की अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो वो था पीपल। और सबसे पवित्र अगर पक्षी की बात करें तो वो था बतख या फाख्ता। साथियों ध्यान देना कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ध्यान देना, लेकिन बाणावली के एक भवन से मंदिर के साक्ष्य मिले। तो साथियों ध्यान देना कि हड़प्पा के लोग पृथ्वी माता को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देना कि पृथ्वी माता और मातृ देवी दोनों एक ही है, क्योंकि मातृ देवी को क्या माना था मार्शल ने, पृथ्वी माता, और उसको ही क्या माना है, उर्वरता की देवी। यानी तीन नाम एक ही है, मातृ देवी, पृथ्वी माता और उर्वरता। ये मतलब एक ही चीज के तीन नाम है, यानी देवी के, एक ही देवी के कितने नाम है, तीन। साथियों कालीबंगा से क्या मिले, अग्निकुंड। तो अग्निकुंड जब मिला है तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग यज्ञ भी करते थे, और यज्ञ की वेदी, मतलब इसको अग्निकुंड को क्या मानते थे, यज्ञ की वेदी। साथियों जो हड़प्पा स्थल से क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह और सूर्य पूजा की जानकारी कहाँ से मिलती है, वहां से, ये हड़प्पा स्थल से। साथियों जो नाग पूजा है, नाग पूजा हड़प्पा की देन है। किसकी, हड़प्पा की देन है। ये मैं बताना भूल गया। अगर आपसे पूछे कि जो नाग की जो पूजा करते हैं वो किसकी देन है, वो हड़प्पा की देन है। सबसे पवित्र अगर वृक्ष की अपन बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो वो है पीपल। और सबसे पवित्र पक्षी की अगर अपन बात करें तो वो है बतख, फाख्ता। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले साथियों। मतलब मंदिर के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले, हड़प्पा से नहीं मिले हैं, लेकिन बाणावली से भवन व मंदिर के क्या मिले हैं, साक्ष्य। साथियों आई होप कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों मैंने अपना पूरा 100% देने का पूरा प्रयास किया है। तो साथियों मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।